पॉइंट अपने को ये बताया गया था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ में अपन जो भी स्ट्रिंग की बात करते हैं वो सभी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। इसका सिंपल सा मतलब है जो लेंथ पहले है वही लेंथ बाद में है। तो अपन ने इस कीवर्ड को यूज करते हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था, ठीक है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। अब आता है नेक्स्ट वेज कांस्टेंट। तो सेकेंड अपन देखेंगे कौन सा? वेज कांस्टेंट। ध्यान से देखना, वेज कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेज कांस्टेंट है क्या, समझते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि वेज कांस्टेंट अपन उस टाइप के ऑब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट कैसे हो, रिजिड, सॉलिड हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आर रिजिड, जहां पे ऑब्जेक्ट रिजिड होगा उसी में अपन वेज कांस्टेंट की बात करेंगे। एंड इसमें जो की वर्ड होता है वो बेसिकली रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। की वर्ड है क्या इसमें? रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। समझना ध्यान से। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि वेज कंस्ट्रेंट में हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहता है और यही कांटेक्ट को अपन कीवर्ड बनाते हैं और इसी के बेसिस पे अपन कुछ इसमें कंडीशन देखेंगे। इसके लिए मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, देखना ध्यान से। सपोज करो अपने पास ये दो ब्लॉक है इस तरीके से, ए एंड बी, है ना। ए एंड बी, एंड मैंने यहाँ से एफ फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से एफ फोर्स अप्लाई करता हूँ तो अपने को ये बताया जाता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है और इधर एक्सेलरेशन ऑफ बी है, तो ये अपन कहते हैं कि एक्सेलरेशन ए और बी बराबर है। ऐसा अपन क्यों कहते हैं, समझो। ऐसा कहने के पीछे सीधा सीधा रीजन है कि ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, ये रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब कि ए ब्लॉक की जो लेंथ है या बी ब्लॉक की जो लेंथ है वो कभी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। यदि ए और बी ब्लॉक का जो लेंथ है वो यदि टाइम के साथ चेंज हो रहा होता तो डेफिनेटली अपन कहते हैं कि यहाँ पे रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि मान लो ए और बी का लेंथ यदि चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बाद का डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये ब्लॉक ए और बी इसके अंदर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए और बी के बीच कॉन्टेक्ट है, इनके साइज में कभी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। अच्छा, और रिजिड ऑब्जेक्ट भी तो अपन उसी को कहते हैं ना, जिनके दो मॉलिक्यूल के बीच जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट हो, उसी ऑब्जेक्ट को अपन रिजिड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि जो ए और बी ब्लॉक है ये कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं और ये रिजिड है, इस वजह से ए और बी क्या है, बराबर। इसका सीधा सीधा अपन ये कहते हैं कि ये जो रिजिड पार्ट है, ये जो कांटेक्ट पार्ट है, ये हमेशा कांटेक्ट मेंटेन है। और ये हमेशा कांटेक्ट तभी मेंटेन होगा जब ए और बी का एक्सेलरेशन क्या हो, बराबर। यदि ए और बी का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा तो फिर ये नीचे वाला जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है ऐसा कुछ होने के चांसेस होंगे, जबकि मैं ड्यूरिंग मोशन ऐसा कुछ नहीं देखता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए और बी क्या होगा, बराबर। समझे? कुछ और एग्जांपल से मैं तुम्हें बताऊंगा, देखना ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में पहले एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सपोज करो एक अपने पास स्फीयर है, ठीक है, एंड एक अपने पास ये ब्लॉक है, समझना। एंड कुछ इस तरीके का एक डायग्राम अपने को दिया गया है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैंने ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। अच्छा, धक्का दे रहा हूँ तो तुम क्या देखोगे कि जो स्फीयर है ये ऊपर की तरफ मूविंग होगा। कैसे? जैसे जैसे इसको पास लेके आओगे वैसे वैसे स्फीयर ऊपर मूविंग होगा। अच्छा, लेकिन तुम जब इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमेशा इसके और इसके साथ मेंटेन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कोई ना कोई एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जो दोनों का कंपोनेंट है वो बराबर है। ये बराबर क्यों है? यदि बराबर नहीं होता तो हो सकता था कि ट्रायंगुलर ब्लॉक इस स्फीयर में घुस जाता या ये स्फीयर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक में घुस जाता, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं देख रहा हूं। इसका मतलब सिंपल है कि इस डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट क्या है, बराबर। क्या बात तुम्हें समझ आ रही है क्या? यस का मैसेज करो यदि बात समझ आ रही हो तो। एग्जाम्पल समझाए, तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। बहुत बढ़िया। देखो, अब अपन क्या करेंगे समझना, इसी के बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल्स करके, पहले ये वेज कंस्ट्रेंट के दो कीवर्ड नोट कर लो। ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड एंड रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये हमेशा मेंटेन होगा। इसी बेसिस पे अपन काम करेंगे।
और ये नीचे वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना है ना। देखना आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अब। देखो ध्यान से देखना, इधर अपने पास ये डायग्राम इस तरीके से दिया गया है, ऐसे, ठीक है। और एक रॉड है, इस रॉड को सिंपली इस तरीके से प्लेस कर दिया गया है। ये अपने पास रॉड है, रॉड के इस एंड को मैं ए कहता हूं और इस एंड को मैं बी कहता हूं, ठीक है। अब मुझे ऐसा गिवन है किसी इंस्टेंट पे किसी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी है ये va है और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को अपन vb कह रहे हैं। मुझसे पूछा गया फाइंड va अपॉन vb, ये हमसे पूछा गया फाइंड v अपॉन vb। अब देखो ध्यान से सिंपल सा समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अपन वेज कंस्ट्रेंट का ही हेल्प लेंगे। इसके लिए मैं कुछ पहले पॉइंट्स बता दूं। सपोज करो इस रॉड के पास यदि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और यहाँ पे यदि मैं ए बी सी तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मानता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड? क्या ये बात कह सकता हूँ? क्यों कह सकते हैं बताओ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट है। अब सोचो ए और बी के बीच यदि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो सिंपल सा लॉजिक है ए और बी के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस वेलोसिटी से ए को मूव करना चाहिए उसी वेलोसिटी से बी को भी मूव करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रिजिड। इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट रिजिड हो तो मैं ए बी सी तीनों की वेलोसिटी को बराबर कर सकता हूँ, राइट। अब मैं सेम अप्रोच इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करूंगा। कैसे, समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। इस लाइन को तुम ध्यान से देखो, ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखो। अब मैं इस लाइन के अलोंग यदि कंपोनेंट सॉल्व करता हूं, कंपोनेंट, तो ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और इस तरफ का वेलोसिटी क्या बनेगा बताओ? इस तरफ का वेलोसिटी बनेगा वीबी cos थीटा, राइट। इस तरफ का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बनेगा? वीबी cos थीटा। अच्छा ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। अच्छा समझ में आता है कि इधर का जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा v sin थीटा। और मुझे पता है रिजिड इसी टाइप का, इस एग्जांपल से तुम कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि v sin थीटा, इसे चाहो तो तुम va लिख सकते हो, va sin थीटा बराबर होगा vb cos थीटा के, राइट। तो यहां से मैं लिखूंगा va अपॉन vb इक्वल्स टू cos थीटा। ये मेरा आंसर आ गया। तुम्हें समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो, समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो। अच्छा, ओके। सौम्या को समझ में नहीं आया फिर ठीक है, बाकियों को तो आगे एक बार फिर बताता हूँ। देखो रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब पहले अपन समझते हैं, रिजिड ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। देखो रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रिजिड है, ये तभी ऑब्जेक्ट रिजिड अपन कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के किसी दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैं रिजिड कहता हूँ, तो ए और बी के बीच यदि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो बाद में भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ही इसे अपन रिजिड ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे इसे अपन ने कुछ 10 मीटर की वेलोसिटी दे दी और हमेशा मैं देख रहा हूँ कि ए और बी के बीच गैप 5 सेंटीमीटर का है, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपन कहेंगे जब ऑब्जेक्ट रिजिड हो, राइट।
यदि ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं होगा तो डेफिनेटली ए और बी के बीच पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जाएगा। अच्छा, ये जो ये जो कीवर्ड है ना, इसी कीवर्ड को अपन मतलब सॉल्व करने का एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि 5 सेंटीमीटर कब मेंटेन होगा, जब बी पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए और ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है क्या, ए और बी की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, सिंपल समझते हैं। अब इस रॉड को यदि मैं ये जो डॉट डॉट लाइन में ड्रॉ करूंगा, देखना ध्यान से, इस डॉट डॉट लाइन के अलोंग यदि मैं कंपोनेंट्स लेता हूं तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। सोचो यदि ये कंपोनेंट बराबर नहीं होगा तो फिर ये रॉड रिजिड तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि इस रॉड की लेंथ लगातार चेंज होती जाएगी। फिर रिजिड कहने का मतलब क्या हो जाएगा फिर। सोचो यदि मैं कहता हूं कि वीवी कॉस थीटा और वीए साइन थीटा बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि अभी रॉड यदि 10 मीटर का है तो बाद में हो सकता है 8 मीटर का हो जाए, हो सकता है बाद में 11 मीटर का हो जाए, फिर तो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन में अपने को बोला गया कि रिजिड रॉड है, तो रिजिड का मतलब ही होता है कि जो जो रॉड की लेंथ है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। कुछ आया समझ। इसी बेसिस पे अपन वी ए कॉस थीटा और मतलब वी ए साइन थीटा और वी बी कॉस थीटा को इक्वल कर रहा है। सौम्या समझ आया क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देखेंगे। देखना, इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत इजी है, देखना। देखना ध्यान से। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आएंगे। सपोज करो इस टाइप का अपने को डायग्राम दिया गया है, ऐसा है ना। अभी रॉड ऐसे है, कुछ टाइम बाद देखोगे तो रॉड इस तरीके से है ना, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा। तो ये मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बनाया, हो सकता है एक टाइम टी का हो और हो सकता है एक टाइम टी प्लस टी डैश का सिचुएशन हो। ठीक है, समझ में आता है। अब मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ उस पॉइंट को तुम बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्या जो ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, कभी भी ओ ए डैश बी डैश, जो कभी भी ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होगा क्या। सोच के देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि ए डैश और बी डैश एक वेरिएबल पॉइंट है, जो ये रॉड जैसे जैसे नीचे स्लाइड हो रही है ना, उस टाइप का सिचुएशन आपको अपने को बताया गया है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रायंगल ओ ए डैश और बी डैश, ये ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या। सोच के बताओ। होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कभी भी किसी भी टाइम पे तुम देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं पीछे वाले स्लाइड पे आता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ही मुझे पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस है y के बराबर, मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस है x के बराबर। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। बोलो, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड तो ऑलवेज कांस्टेंट है, वो एल के बराबर ही होगा। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। मैं कहता हूँ दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट। यहाँ से 2x dx by dt बनेगा, फिर यहाँ बनेगा 2y dy by dt बनेगा, और यहाँ से क्या, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। सही है। सोचना, यदि मैं तुमसे कहूँ कि dx by dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, dy by dt और माइनस y by x, यही बनेगा क्या, सोच के देखो। अच्छा, dx by dt यदि मैं समझूं तो क्या ये dx by dt जो है वो वेलोसिटी b है क्या, सोच के देखो। क्योंकि x में जो चेंज होगा, x की जो लेंथ चेंज होगा वो कौन देगा, v देगा, तो v कह सकते हैं। एंड सिमिलरली y by x को ध्यान से देखो, तुम्हें tan थीटा दिखेगा, दिख रहा है क्या। y by x पे तुम ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में तो तुम्हें tan थीटा दिखेगा, और dy by dt तुम देखो तो dy by dt तुम्हें क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ a। तो यहाँ से भी तुम्हें रिलेशन पता लग गया। अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन सिंपल ये बता रहा है कि x यदि बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, यानी एक दोनों मतलब एक जो मतलब एक एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, या दूसरे के कम होने से पहला बढ़ रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। ये माइनस साइन यही बताता है।
तुम क्लियरली देख सकते हो कि y जो है वो लगातार कम हो रहा है, x जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक मेथड है अपने पास। क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, इसे भी नोट कर लो, है ना। किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो माइक को अनम्यूट करके तुम कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक रॉड है, ठीक है, तो मैं गिवन है रॉड है, इधर है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल है 30 डिग्री। एंगल है 30 डिग्री और इधर है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो तुमसे ये थीटा पूछ लिया गया। एक मिनट, या एक काम करो, इसको उल्टा कर देता हूँ। थीटा तुम्हें 37 डिग्री गिवन है, थीटा तुम्हें 37 डिग्री गिवन है और इस पॉइंट को ए कहता हूँ और ये है वेलोसिटी ए और तुमसे वेलोसिटी एट बी पूछ लिया गया। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, करो कैलकुलेट। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एक मिनट, इसका मैं डायग्राम थोड़ा चेंज करना चाह रहा था, तो और अच्छे से बनाता हूँ। तो इस तरीके से है और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये एंगल है 37 और तुमसे पूछा गया वेलोसिटी एट पॉइंट बी। करो ट्राई, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एक ये रिजिड रॉड है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। करो ट्राई। 4√3, ओके, देखते हैं। ट्वेंटी 25√3/4, ओके ठीक है, देखते हैं। मिस्टेक मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 25/3, 25/√3। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स बताए जा रहे हैं, एक बार चेक करो अच्छे से। 25√3 डिवाइड बाई 4, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट अपने दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस को कभी कम या ज्यादा नहीं करेगा, बस सिंपल।
चलो देखते हैं, समझो ध्यान से। बहुत बढ़िया, देखते हैं, समझो। अब यहाँ पे मैं देखूं तो दो कंपोनेंट्स है, एक इधर और एक इधर। ये कंपोनेंट्स क्या बनेगा बताओ, 10 cos 30, और ऊपर वाला बनेगा 10 sin 30। सही है। इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, इधर है क्या बताओ, VB cos 37, और इस तरफ है VB sin 37। मुझे पता है कि रिजिड रॉड है और लेंथ हमेशा L मेंटेन है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो लेंथ हमेशा सेम रहेगा। सोच के देखो, तो मैं सिंपल लिखूंगा 10 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू VB cos 37, एंड cos 30 तुम्हें पता है √3/2, VB मुझे नहीं पता, और cos 37 4/5। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, तो VB कितना आ जाएगा, 5√3 into 5 divided by 4, that is 25√3 divided by 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज कर दो, किसी को डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये बहुत कॉमन डायग्राम है। ये अपने पास एक ट्रायंगुलर वेज कह लो, मास स्मॉल एम या कैपिटल एम भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखना, एंड यहाँ पे ना दो फिक्स्ड सपोर्ट है, ये दो अपने पास फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, एंड इधर से कोई एक रॉड को इस तरीके से प्लेस किया गया है। ध्यान से देखना, ये है अपने पास रॉड, ठीक है, ये रॉड है। अब सोचो, जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। कौन सा सरफेस पे? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अब जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो जैसे जैसे ये जो रेड कलर का रॉड है ये नीचे गिरेगा, वैसे वैसे ये वेज जो है इस तरफ मूव करेगा। तो मैं आइडिया लग भी रहा होगा, ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जब ये इस तरीके से मूव करा, तो सपोज करो इधर की वेलोसिटी को मैं u1 मानता हूँ और इधर की वेलोसिटी को मैं v1 मानता हूँ। तो मुझसे बोला गया कि u1 और v1 में रिलेशन बताओ। कैसे बताएंगे? कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास, कैसे करना चाहिए? देखो, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सीखते हैं। मुझे बताओ, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, क्या ये हमेशा मेंटेन होगा? क्या ये रॉड जो है वो वेज के अंदर तो नहीं घुसा जा रहा, और ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ये भी रॉड के अंदर तो नहीं घुसा जा रहा है? इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो कांटेक्ट है ये हमेशा मेंटेन है, और कांटेक्ट तभी मेंटेन होगा जब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए, है ना। इधर इधर के जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो, इसी वेलोसिटी को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ, अच्छे से ध्यान से देखना, इस तरीके से इसे मैं u1 कह लेता हूँ और इसे मैं v1 कहता हूँ और इसे मिटा देता हूँ, देखना। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो इस डायरेक्शन में जो ग्रीन कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इस डायरेक्शन में मेरा कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। अच्छा,
ये एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा और ये होगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब u1 cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू v1 cos थीटा, यानी कि u1 sin थीटा इक्वल्स टू v1 cos थीटा। दिख रहा होगा तुम्हें। एंड सिंपल v1 बराबर u1 tan थीटा, ये रिलेशन है। क्या तुम्हें समझ आया? पहले समझ आया हो तो यस का मैसेज करना, रिपीट हो तो रिपीट का मैसेज कर सकते हो तुम। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। मैं u1 को ना u मान लेता हूँ यार, u और v मान लेते हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ इसी को मैं आगे तुम्हें ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ऐसा कुछ डायग्राम है। अब तुम खुद बताओ, क्या ये हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रह गया? क्या इस पॉइंट पे कांटेक्ट हमेशा ही मेंटेन है? कांटेक्ट मेंटेन कब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। सिंपल समझ में आता है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर कैसे होगी? सोचो, ये जो रॉड है, रॉड की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, वेज की वेलोसिटी यू आगे की तरफ है, और ये एंगल थीटा है। इसका सीधा सीधा मतलब है दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बराबर हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रखेगा, और ना ही रॉड वेज के अंदर घुसेगा और ना ही वेज रॉड के अंदर घुसेगा, राइट? तो सिंपल समझ में आता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v cos थीटा इक्वल्स टू u sin थीटा, और यहीं से अपना रिलेशन आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत एक लाइन का रिलेशन होता है सिंपल। उस रिलेशन को जो तुम फाइंड कर लेते हो फिर तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। एक बार देखो, समझो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। नोट करिए ना, डन का मैसेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे बिगनर बॉक्स का ही है, एक बार इसे समझा देता हूँ। देखो ये स्फीयर है और इधर एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम दिया गया है और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड से r/5 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये ग्राउंड से r/5 डिस्टेंस पे है। इस ट्रायंगुलर वेज की जो स्पीड है ये है 20 मीटर पर सेकेंड एंड तुमसे वेलोसिटी ऑफ स्फीयर पूछ लिया गया, ये कितना होगा, ठीक है। अब सिंपल समझ में आता है, जैसे तुम ट्रायंगुलर ब्लॉक को आगे मूव करके लाओगे वैसे ये स्फीयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, सिंपल समझ में आता है। अब ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करेगा ये अपने को सॉल्व करके बताना है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना यही कांटेक्ट पॉइंट है और इसके जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो बराबर होगी। तो अपना टारगेट यही रहेगा कि इस लाइन के अलोंग मैं किसी तरीके से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकूं। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस क्या कहोगे तुम, 4r/5। क्यों, क्योंकि नीचे r/5 हो गया तो ये 4r/5 होगा और ये सिंपल होगा r। अच्छा सोचना, यदि मैं कहता हूं कि ये एंगल मैं थीटा मानता हूं, समझना ये एंगल यदि मैं थीटा मानता हूं, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, बिल्कुल होगा, समझ में आता है। अच्छा इसी ट्रायंगल में यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, 4r/5 डिवाइड बाई r, इससे कैंसिल होगा और साइन थीटा कितना आ गया, 4/5, दैट इज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। पहले मैंने यहाँ तक जो स्टेप करे हैं इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये स्टेप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देख लो कैसे कैसे क्या किया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि अब मैं दोनों वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करूंगा। जैसे पहले मैं ट्रायंगुलर ब्लॉक को मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ट्रायंगुलर ब्लॉक के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से डायरेक्शन में होंगे, देखना। मैं सिंपल इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे करूंगा, देखो ध्यान से, इस तरीके से, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे, इस तरीके। तो देखो ये जो पहला वाला जहां मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट जो है तो अलोंग इंक्लाइन हो गया और जो मैं सेकेंड लिख रहा हूँ ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो गया। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कहने का मतलब इस लाइन के अलोंग हो गया। समझ में आता है इसमें किस बढ़िया। सोचना, एक बार अच्छे से सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस एंगल को मैंने थीटा कहा है, ध्यान से देखो, इस एंगल को मैंने थीटा कहा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा और ये भी एंगल होगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल होगा थीटा। तो जिस एंगल को मैं भी थीटा लिख रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये एंगल मैंने थीटा लिखा है, ये तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, सही है ना। अब मुझे समझ में आता है कि यदि मैं v1 लिखूं, वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो कितना होगा बताओ, 20 साइन थीटा, और v2 लिखूं तो तुम कहोगे सर 20 कॉस थीटा, और थीटा कितना अपने को ये ऑलरेडी पता है। ये तो मैंने ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए काम कर लिया। अब मैं स्फीयर के लिए काम करना चाहता हूँ। इस स्फीयर के लिए सेम, स्फीयर के लिए भी दो कंपोनेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखना ध्यान से, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, समझो ध्यान से। अब ये वाले को मैं फर्स्ट मानता हूँ और इसे मैं सेकेंड मान रहा हूँ। सोचना, बहुत ध्यान से समझना।
यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो मैं कहूंगा ये एंगल होगा मेरा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा थीटा। अब बताओ जो एंगल मैंने थीटा लिखा है इसमें किसी को डाउट है क्या? ये एंगल जो मैंने थीटा लिखा है इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया, मैं इसे अब मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही मैंने ये थीटा लिखा तो अब ध्यान से देखो, अब मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे u1 बताओ, u1, तो तुम u1 क्या बोलोगे? सिंपल कहोगे सर u cos थीटा, और u2 क्या बोलोगे? u sin थीटा। ये सिंपल अपन ने लिख लिया। मुझे बताओ अलोंग द परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन, इस लाइन के अलोंग कौन कौन सा कंपोनेंट है? ये 2 और ये 2, तो मैं सिंपल कह दूं कि v2 बराबर होगा u2 के। पहले यहाँ किसी को डाउट है तो बताओ। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के जो कंपोनेंट्स है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि स्फीयर और ट्रायंगुलर ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे, और कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट स्फीयर का होगा वही कंपोनेंट ट्रायंगुलर ब्लॉक का भी होगा। इन दोनों कंपोनेंट में यदि कुछ भी मिसमैच होता है तो सिंपल सा लॉजिक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक या तो स्फीयर के अंदर घुस जाएगा या तो स्फीयर ट्रायंगुलर ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। तुम्हें यहाँ तक समझ में आया हो तो पहले इसका मैसेज करो। एक एक स्टेप अच्छे से समझना। चलो, अब मैं V2 सॉल्व करूंगा, तो V2 क्या आ जाएगा बताओ? 20 cos 53 डिग्री। U2 क्या आएगा बताओ? U2 आएगा U sin 53 डिग्री। बस यहीं से सॉल्व कर लो। cos 53 कितना होगा? 3/5, एंड sin 53 कितना होगा? 4/5। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, और यहाँ से U मुझे क्लियर कट आंसर दिखने लग गया 15 मीटर क्वेश्चन। एक बार अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो और नोट करो, मेन डायग्राम है इसलिए डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। डायग्राम ड्रॉ हो गया मतलब क्वेश्चन सिंपल हो गया।
क्या इस क्वेश्चन को एक बार फिर एक्सप्लेन करना है क्या? यदि एक बार फिर एक्सप्लेन करना हो तो ये इसका मैसेज करो। क्या इस क्वेश्चन को एक बार फिर एक्सप्लेन करना है क्या? ओके, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। रिजिड ऑब्जेक्ट है, दो किसी भी पॉइंट के बीच डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहने वाली है। डिस्टेंस फिक्स तभी होगी जब दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बराबर होंगे, बस सिंपल। एक तो ये मेथड, दूसरा ये रहेगा यदि कांटेक्ट मेंटेन करा हुआ है तो अलोंग उस पर्टिकुलर कांटेक्ट के लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स को अपने को बराबर करना है। देखना, अब इसमें अपन लास्ट टॉपिक देखेंगे, ये था वेज कंस्टेंट, एंड थर्ड देखेंगे अब जीरो वर्क मेथड। ये पहले अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट, अब केस थर्ड रहेगा अपना जीरो वर्क मेथड। देखो, जीरो वर्क मेथड का क्या मतलब है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसे मैं जनरली पावर मेथड भी बोलता हूँ, वैसे ये अनऑफिशियल नेम है, पावर मेथड। ठीक है, देखो क्या है मतलब समझते हैं। यदि मैं तुमसे कहूँ स्ट्रिंग है, तो न्यूटन्स लॉ में अपन जो भी स्ट्रिंग पढ़ते हैं उसके लिए मास कितना होता है बताओ? जीरो। अच्छा, मास जीरो होता है। यदि मैं तुमसे कहूँ कि क्या ये स्ट्रिंग अपने अंदर कुछ एनर्जी को कैरी कर सकती है क्या, तो आंसर होगा नहीं। अब इसके पास जब मास है ही नहीं तो एनर्जी को कैरी करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। सोचो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी तो तभी स्टोर होगी ना जब उसके पास मास हो, और किसी ऑब्जेक्ट के पास मास ही नहीं है तो वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। कहने का मतलब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बता दे रहा हूँ, फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका अपने को जरूरत पड़ने वाला है। एफ डॉट डी, जिसे मैं लिखता हूँ एफ डी कॉस थीटा, तुम सभी को पता भी होगा आई एम श्योर। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी, जिसे अपन एफ डी कॉस थीटा भी कहते हैं, और थीटा होता क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल। ठीक है, तो जीरो वर्क मेथड बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि ये जो दोनों एंड है ना, स्ट्रिंग का दोनों एंड, ये डेफिनेटली किसी ना किसी ब्लॉक से कनेक्ट होगा। सिंपल है। सपोज करो ये इस तरफ मूविंग है, आगे की तरफ मूविंग है, तो यदि मैं ब्लॉक ए का एफबीडी यदि ड्रॉ करता हूँ, सोचना, तो टेंशन इस पे आगे लगेगा। एंड ब्लॉक बी का मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ तो इस पे टेंशन किधर लगेगा? पीछे। सपोज करो इसने 1 सेंटीमीटर या x सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ए भी x सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। अच्छा, तो ए की वजह से तुमसे मैं वर्क डन पूछूं तो तुम कहोगे सर टी इंटू एक्स, और बी की वजह से वर्क डन पूछूं तो तुम कहोगे सर माइनस टी इंटू एक्स। यही बोलोगे। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, इन दोनों के बीच एंगल है कितना? 180, और कॉस 180 कितना होता है? -1। ठीक है, इधर देखो, इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो cos जीरो कितना होगा? 1। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल t इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे कितना होगा? माइनस टी इंटू एक्स। जब इन दोनों का नेट वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी बेसिस पे ये, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है क्या? जीरो वर्क मेथड। इसलिए इसका नाम क्या रखा? जीरो वर्क मेथड। पहले बताओ तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ आया क्या? इसे अपन जीरो वर्क मेथड क्यों कहते हैं इसका मैंने तुम्हें रीजन एक्सप्लेन करा। समझ में आया हो ये इसका मैसेज करो। देखो, ये जो जीरो वर्क मेथड है ना, ये शॉर्टकट है, इसको अपन बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखना नेक्स्ट, एक एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। जीरो वर्क मेथड का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, अब मैं इसके एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे।
एक सिंपल पुली है और इसके दोनों एंड से मैंने दो ब्लॉक कनेक्ट किए हुए हैं। तुम्हें पता है दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, वो पता है, लेकिन अपन जानना चाहते हैं जीरो वर्क मेथड से कैसे करेंगे। समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करूंगा। हाँ, एक चीज ये भी बता दूं, पावर जो होता है ना, वो बेसिकली होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब तुम सिंपल सोचो ना, वर्क डन यदि मैं कहूँ तो तुम कहोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स से क्या बनेगा? वेलोसिटी। और फिर इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी से क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब है ये जीरो वर्क मेथड पे ही बेस्ड, लेकिन अपन इसे कभी वेलोसिटी के साथ लिख देते हैं, कभी एक्सेलरेशन के साथ लिख देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपन ने बैकग्राउंड में उसे डिफरेंशिएट करा हुआ है। ठीक है, तो मैं भी सेम यहाँ भी यही काम करूंगा। जैसे सपोज करो इसके पास वेलोसिटी वी ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली इसके पास वेलोसिटी वी किधर होगी? नीचे की तरफ। मान लो मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी वी ऊपर है नीचे है, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों की वेलोसिटी मैं ऊपर मान लूंगा, खुद ही निगेटिव आ जाएगा। सिंपल समझो। अच्छा, ब्लॉक ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। इसके लिए वेलोसिटी क्या है? ऊपर। अच्छा, ब्लॉक बी के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो इस पे टेंशन थी ऊपर और वेलोसिटी ऊपर। अच्छा, इसके लिए तुम पावर बताओ। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट? तो एफ डॉट वी है ना, तो इसके लिए तुमसे मैं पावर पूछूं तो तुम कहोगे सर टी इंटू वी ए, और दोनों के बीच एंगल जीरो है तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? वन, राइट? इसके लिए मैं तुमसे कहूंगी पावर बताओ, तो तुम कहोगे टी इंटू वी बी। अब मुझे पता है कि इसमें नेट पावर कितना होगा? जीरो। नेट पावर इस सिस्टम का कितना होगा? जीरो, क्योंकि वर्क ही नहीं है, तो वर्क नहीं है तो पावर भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम को ही अपन पावर कहते हैं। ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है? तो यहाँ से सिंपल टी इंटू वी ए प्लस टी इंटू वी बी बराबर जीरो। टी से टी कैंसिल होगा और सिंपल वी ए बराबर माइनस वी बी। तो ये मुझे आइडिया लग जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी वी है, और इसी में यदि मैं एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना चाहूँ तो ए ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ऑफ बी के होगा। इससे क्या पता लगता है कि एक यदि ऊपर मूविंग होगा तो दूसरा नीचे मूविंग होगा, या दूसरा ऊपर मूविंग होगा तो पहला नीचे मूविंग होगा। इस तरीके से अपने को आइडिया लग जाता है। ये माइनस साइन अपने को यही बता रहा होता है। ये तुम्हें समझ में आया क्या पावर कैसे लिख रहा है? सिंपल अपन ने ब्लॉक ए के लिए अलग से लिखा, ब्लॉक बी के लिए अलग से लिखा, और फिर दोनों को ऐड करके जीरो के बराबर कर दिया। अपने को कभी वेलोसिटी ना समझ में आए, कभी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लेंगे। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ओके, नोट कर लो अब जल्दी से। सर नेट पावर जीरो क्यों है? देखो ना, वर्क डन जीरो है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। जब वर्क डन ही जीरो है तो नेट पावर को भी तो अपन जीरो कह सकते हैं ना।
नोट कर लेना, फिर डन का मैसेज कर देना। इस पे अपन कम से कम 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो, जीरो वर्क मेथड में अपन सिंपल ये करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंसीडर करो, वो स्ट्रिंग जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है उन सभी मूवेबल ऑब्जेक्ट के लिए एबीडी ड्रॉ करो, फिर उसके हेल्प से पावर लिखो और पावर को ऐड करो और जीरो के बराबर करो। बस यही काम करेंगे। क्या क्या करेंगे बात फिर बताता हूँ। कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंसीडर करो, उस स्ट्रिंग से जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं उन सभी के लिए एबीडी ड्रॉ करो और फिर नेट पावर लिखो और ऐड करके जीरो के बराबर कर दो। जैसे तुम कहोगे कि सर इससे तो ये भी कनेक्टेड था, लेकिन क्या ये मूवेबल है? नहीं। क्या ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं। तो अपन इसलिए इसको इग्नोर करा, सिंपल ए और बी को लिखा है ना। ये हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सपोज करो ये अपने पास कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई रॉड मान सकते हो ऐसे, ठीक है। एंड इस पे एक रिंग है, रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड। इस रिंग के लिए मास स्मॉल एम है और इसके लिए कैपिटल एम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें ये एंगल थीटा दिया गया है और इसके पास है वेलोसिटी यू, तो और इसके पास है वेलोसिटी v। तुमसे u और v के बीच रिलेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया? फाइंड u बाई v। अब मुझे ये सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हाइलाइटर को ध्यान से देखना। अब इस हाइलाइटर को ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग ही है अपने पास। अब ये स्ट्रिंग कितने मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है? तुम कहोगे सर दो, कौन कौन सा? तो एक ये और एक ये रिंग। उसके बाद ये और किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे, तो इस रिंग के लिए करूंगा तो इस तरफ तुम टेंशन लगाओगे, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और ये एंगल कितना? थीटा। और वेलोसिटी इस तरफ है v। ब्लॉक m के लिए करोगे तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। सिंपल समझ में आता है? अच्छा, इसके लिए जब मैं तुमसे पावर पूछूं तो तुम कहोगे टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि टीवी कॉस थीटा है ना। सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉस तो आएगा ही। और इसके लिए पावर कहूं तो तुम कहो माइनस टी इंटू यू, माइनस टू, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को जस्ट अपोजिट। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि नेट पावर बताओ, तो टी इंटू वी कॉस थीटा माइनस टी इंटू यू बराबर जीरो। टी से टी कैंसिल होगा एंड सिंपल तुम देख पाओगे यू बाई वी किसके बराबर है? सेक थीटा। सॉरी, कॉस थीटा ही होगा। यू बाई वी किसके बराबर है? कॉस थीटा। तो ये आंसर हो गया अपने पास।
पहले समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। क्या करना है, सिंपल उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को देखो, स्ट्रिंग से जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है उस ऑब्जेक्ट के लिए एफबीडी ड्रॉ करो और सभी के लिए इंडिविजुअल पावर लिखो और फिर एंड में पावर को ऐड कर दो और फिर उसको 0 के बराबर कर दो। सिंपल। इस मेथड से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है। अपन धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में एक डायरेक्शन में थी तो प्लस और इसमें देखो, इसमें तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दो अलग अलग डायरेक्शन दे दी गई, तो अपन ने सिंपल ऐसे रख के सॉल्व कर लिया। और मैं तुम्हें पीछे वाले क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें ये आइडिया दिया था कि इन केस तुम्हें डायरेक्शन में कभी कंफ्यूजन हो तो सभी डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में मान लो, जो भी ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्शन है सभी को ऊपर मान लो या तो नीचे मान लो। आंसर निगेटिव आया मतलब क्या, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ये तो अपने को पहले से ही पता था और आंसर भी यही बता रहा है। देखो, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। समझ गए? तुम इसमें भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, बट इसमें क्वेश्चन में अपने को ऑलरेडी गिवन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। ये हो गया क्या सभी का, तो इसका मैसेज करो। ये डन हो गया क्या? हाँ देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इधर है 2m, इस तरफ है 2m और बीच में है m। ठीक है, अब मुझसे सिंपल बोला गया कि ये जो 2m है ये भी u से मूविंग है, ये 2m है ये भी u से मूविंग है, तो अपने को इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इस ब्लॉक को मान लो मैं a मानता हूं, तो अपने से पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, और ये एंगल अपने को थीटा और थीटा गिवन है। कर सकते हो क्या ट्राई? देखो कैसे सॉल्व करेंगे पहले सीखते हैं। अब देखो मैं हाइलाइटर का यूज करूंगा, हाइलाइटर को ध्यान से देखना, हाइलाइटर को ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सिंगल स्ट्रिंग है क्या, देखो ध्यान से, ये जो मैं हाइलाइटर से यूज कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग है सिंगल स्ट्रिंग है। अब ये कितने मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो तुम कहोगे सर तीन, कौन कौन सा है तीन, देखो ध्यान से, थ्री कौन कौन सा है ध्यान से देखना। पहला तो ये वाला, दूसरा है ये पुली, दूसरा कौन सा है ये पुली, ठीक है, और तीसरा ये ब्लॉक। तो मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ इंडिविजुअल। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं। बताओ, इसमें टेंशन टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा। ऊपर की तरफ टेंशन टी एंड वेलोसिटी है किधर, नीचे की तरफ। इसके लिए अपन एफबीडी ड्रॉ करें 2m के लिए इधर से, तो ऊपर टी नीचे वेलोसिटी है u। इस पुली के लिए मैं करूं तो इधर है टेंशन टी, इधर है टी, टी और टी, और इसकी वेलोसिटी को मैं vp मान लेता हूँ। vp मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली। अच्छा समझ में ही आता है, जब ये दोनों ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसे ऊपर ही जाना होगा। ठीक है, अच्छा सोचो अब इसके लिए मैं पावर लिखूं, क्या लिखूंगा, -t/u। इसके लिए लिखूंगा तो -t/u, और इसके लिए जब मुझे पावर लिखना होगा तो क्या मैं लिखूंगा 2t cos थीटा। समझो ध्यान से, 2t cos थीटा इंटू vp, यही आएगा क्या, और इन तीनों को ऐड करो और 0 के बराबर कर दो। अच्छा सोच के देखना, क्या जो स्पीड पुली के लिए होगी क्या वही स्पीड ब्लॉक ए के लिए भी होगा क्या, बताओ मुझे। जो स्पीड पुली के लिए होगी क्या वही स्पीड ब्लॉक के लिए भी होगी क्या?
बिल्कुल सही बात है। यानी कि वीपी बेसिकली है क्या, वीए, है ना, ये अपने को समझ में भी आता है। वीपी बेसिकली है किसके बराबर, वीए के। और यहाँ से मैं सिंपल सॉल्व कर लूंगा तो तुम्हारा वीपी आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आया, यू बाई कॉस थीटा क्या? हाँ, अच्छे से ड्रॉ करो। और मुझे बताओ, क्या अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या कि अपन कर क्या रहे हैं? क्या तुम्हें आइडिया लगना स्टार्ट हो गया, क्या कर क्या रहे हैं? अच्छा, वीपी समझ नहीं आया। देखो देखो अमित, मैं तुमसे कहूं कि मुझे वीपी और वीए को अच्छे से देखो, अच्छे से मैं तुम्हें देखने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, तो देखो जितना सेंटीमीटर ये पुली ऊपर उठेगा, ये पुली जितना सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, क्या उतना ही सेंटीमीटर ये भी ब्लॉक ऊपर उठेगा क्या? सोच के देखो, लगाओ दिमाग। अब ये यहाँ पे आ गया, सोचो ये नीचे आ गया, तो डेफिनेटली इसे कुछ यहाँ पे पहुंचना होगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये ब्लॉक भी तो उतना ही हाइट ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ तो फिक्स है ना। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या तुम्हें आइडिया लग रहा है क्या? हाँ, तो अब सिंपल जो वेलोसिटी वीपी की होगी वही वेलोसिटी ब्लॉक ए के लिए भी है। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इक्वल्स टू यू अपॉन कॉस थीटा। टू टी कॉस थीटा से वीपी ऊपर क्यों किए? अच्छा, टू टी कॉस थीटा से वीपी ऊपर क्यों किए, ओके। देखो, अब जब तुम इस पुली के लिए अलग से एफबीडी ड्रॉ करा, तो मुझे पता है टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, तो इस पे भी टेंशन टी इधर है इधर है। तो तुम देखो खुद से मुझे बताओ, यदि मैं तुमसे कहूँ कि ऊपर की तरफ नेट टेंशन बताओ, तो तुम कहोगे टू टी कॉस थीटा ही तो कहोगे, है ना। और टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो इसके लिए पावर क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया क्या? या फिर भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो, तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आए क्या पूछना चाह रहे हो। माइनस लग रहा है सर वो, अच्छा। माइनस कहाँ लग रहा है, प्लस लगाया हूं मैं तो यहाँ पे। सर वो माइनस वीपी वाला, टू टी कॉस थीटा माइनस वीपी लगा। नहीं नहीं, वो इंटू है रे, वो इंटू है, इंटू है, इंटू है। ये मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ये हो गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस तरीके का सिस्टम है, सपोज करो ब्लॉक ए एंड बी। मान लो ब्लॉक ए के पास अभी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तुमसे पूछा गया कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताओ। ये है सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। हाइलाइटर को ध्यान से देखना, हाइलाइटर को ध्यान से देखना।
देखो ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये सिंगल स्ट्रिंग है क्या? अब ये कितने मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है? तुम कहोगे सर दो। दो कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला, उसके बाद तो और कोई है ही नहीं। देखो ये मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ, बेसिकली पुली होना चाहिए। पुली को की देखो, पुली की जगह ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पुली की जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी तो होगा, सही है ना? इसलिए मैं सिंपल ब्लॉक को भी काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, समझो ध्यान से। क्या लिखेंगे बताओ? एफबीडी ड्रॉ करो पहले तो। ब्लॉक ए के लिए एफबीडी करोगे तो आगे टेंशन, अच्छा ये टी टी टी, तो इधर कितना आ जाएगा 2t, एंड वेलोसिटी इधर 10। अब ब्लॉक बी के लिए देखो, ऊपर है कितना 2t और नीचे कितना होगा बताओ? नहीं पता, वीपी। सिंपल, तो यहाँ से आएगा t इंटू 10, इधर से क्या आएगा 2t इंटू वीबी विद माइनस साइन। दोनों को ऐड कर दें तो t इंटू 10 माइनस 2t इंटू वीबी बराबर कितना होगा? 0। t से t कैंसिल होगा और वीबी इक्वल्स टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और किधर अपन ने माना है? नीचे। बोलो समझ आया क्या? समझ आया क्या? देखो मैंने पुली की जगह ब्लॉक को कंसीडर क्यों करा, क्योंकि बात सेम है। तुम पुली के लिए करोगे तो टी ऊपर, तो इसके पास 2t तो है ही, और वेलोसिटी वीपी नीचे, तो अल्टीमेटली तो आना तो यही है ना। कनेक्ट करो एक बार में, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बहुत आसान मेथड है ये। समझ आया क्या तुम्हें? समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो, समझ में आया हो तो। चलो अब देखो, मैं पुली की डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा। अब मैं पुली के लिए डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, अब मैं डायरेक्ट ब्लॉक पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ब्लॉक के लिए होगा वही पुली के लिए भी होगा, और मुझे तो अल्टीमेटली मतलब पुली से थोड़ी ना है, मुझे तो ब्लॉक से मतलब है। ये हो गया हो तो बताओ आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं सीधा ब्लॉक पे कंसिडर करूंगा, पुली को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है? इसका रीजन तुम्हें अब अच्छे से पता लग चुका है। ऐसा कुछ सिस्टम है, सपोज करो, ठीक है? इधर है ए और इस तरफ है बी, ठीक है? इसके एक्सेलरेशन को मैं ए बी मानता हूं, और इसके एक्सेलरेशन को मैंने ए ए माना है। तो अपने से पूछा गया ए ए और ए बी के बीच रेशियो, बता सकते हो क्या? बताओ कितना होगा ए ए और ए बी के बीच? 2 टाइम्स, ओके। बहुत सिंपल, कैसे? देखो टी टी, तो ये कितना होगा? 2t या t/2? जल्दी बोलो, t/2 या t 2t? t/2 दिख रहा है तुम्हें? तो मैं सिंपल लिखूं t इंटू ए ऑफ ए माइनस t/2 इंटू ए ऑफ बी बराबर 0। क्लियर कट दिख रहा होगा तुम्हें? t से t कैंसिल होगा, ए ए बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन 2, ए ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/2। ध्यान से देखो।
सिंपल, पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो कर दो। अब तुम कहोगे सर मैंने यहाँ एक्सेलरेशन को क्यों मल्टीप्लाई करा? तुम कायदे से वेलोसिटी को करते, फिर जो रिलेशन आता उसको डिफरेंशिएट करते, तो फिर तो एक्सेलरेशन ही आता ना, तो मैं डायरेक्ट कर दिया। किस किस को समझ में आया? समझ में आया हो तो पहले इसका मैसेज करो। अच्छे से समझ में आने लग गया क्या तुम्हें? जल्दी बताओ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो किसी को डाउट हो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो, है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, स्लाइड खत्म हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। देखना ये क्वेश्चन है अपने पास, ए और बी। तुमसे ए अपॉन ए बी के बीच फिर से रेशियो पूछ लिया गया है। बताओ क्या होगा? ए और ए बी के बीच रेशियो बताओ। सिंपल, पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, या फिर तुम्हें डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो, दोनों को ऊपर मान लो या दोनों को नीचे मान लो, खुद आंसर में माइनस साइन लग जाएगा। वन बाई थ्री। ओके ठीक है, देखते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, माइनस साइन ये सब मत इंक्लूड करना। देखो कैसे करते हैं सर। इधर टेंशन टी होगा, ध्यान से देखना, इधर टेंशन टी मानते हैं तो क्या इधर भी टी होगा? इस तरफ कितना होगा? 2t, इधर कितना होगा? 2t। सही है ना? 2t 2t। अब ब्लॉक ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो ऊपर टेंशन कितना होगा? 3t। मान लिया एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा किधर कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। और इसके लिए भी मैंने मान लिया एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। तो इसके लिए पावर मेथड से क्या लिखोगे? 3t इंटू ए प्लस टी इंटू ए बी, और इन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा? जीरो के। तो टी से टी कैंसिल होगा, और ए बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/3 माइनस साइन के साथ। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। अब ये ऊपर नीचे कौन डिसाइड करेगा? इसके मासेस, है ना, इसका मास क्या है उसके हिसाब से। बट मैग्नीट्यूड बोला जाए तो मैं सीधा आंसर कितना दूंगा? 1/3। क्या तुम्हें अब कुछ आइडिया लग रहा है क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं?
अभी जाना नहीं है, हो नहीं पे, पता नहीं क्या हो गया था अचानक से। हाँ तो मैं कह रहा था कि इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हाँ स्नेहिल तुम बताओ मुझे, कौन से में डाउट था तुम्हें, प्रैक्टिस शीट के कौन से क्वेश्चन में डाउट था? यार डाउट नहीं, आपने पूछा था ना कि होमवर्क दिया था आपको, नहीं उसका बताया अच्छा था अच्छा मैंने। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन में किसी को कोई से में डाउट तो नहीं है ना? किसी को डिटेल सॉल्यूशन चाहिए क्या किसी क्वेश्चन का? यदि किसी को डिटेल सॉल्यूशन चाहिए किसी क्वेश्चन का तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डिटेल सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है फिर आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, और बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक जरूर से कर लेना, और कोशिश करना कि जो आज अपन ने पढ़ा है उसे एक बार और से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और कुछ समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है ये चीजें, है ना? ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू। ओके बाय बाय।